दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को रोकने की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 2.5 घंटे की चर्चा के बाद अगली तारीख दे दी है। प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों पर ही वोटर लिस्ट विवाद का पूरा भविष्य टिका हुआ है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है वो बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, परेशान करने वाला है। चुनाव आयोग ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कहा कि बिहार के बाद ये वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी। यानी आप देश के किसी भी कोने में हो, आपका भी नंबर आएगा और आपको भी अपने कागज दिखाने पड़ेंगे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। बिहार में तकरीबन 100 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। वोटर लिस्ट पर तनाव है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई हुई। बिहार में विपक्ष की मांग सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं मानी है। वोटर लिस्ट की सुधार प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब जो अभियान बिहार में इसी का चल रहा है वो चलता रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से नहीं रोकेगा। कोर्ट की सुनवाई से आज जो 4 बड़ी बातें निकली हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड को भी स्वीकार करने पर विचार के लिए कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जानकारी दी है कि बिहार से शुरू हुई ये कवायद धीरे धीरे पूरे देश में लागू की जानी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। असल में इस मामले से जुड़ी 11 अर्जियां कोर्ट में दाखिल हुई थीं। याचिका में मांग की गई थी कि नए वोटर लिस्ट को विधानसभा चुनाव में लागू ना किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया। आज तकरीबन 2.5 घंटे तक अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, बहस चली। दोनों ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि अगर किसी को 10 साल से वोटर माना जा रहा है तो उस पर खुद को दोबारा साबित करने का बोझ क्यों डाला जा रहा है। कई लोग प्रवासी हैं जो अभी बिहार में नहीं रह रहे। जज ने कहा कि आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। सवाल यह है कि क्या कानून में वोटर लिस्ट रिवीजन कितने समय में होता रहे, इसके बारे में कुछ लिखा है। गोपाल शंकर नारायण की ओर से कहा गया कि हम चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे, हम उसके तरीके का विरोध कर रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि कानून की धारा 21(3) के तहत स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है। इसी में लिखा गया है कि इसे करने का तरीका चुनाव आयोग तय करेगा। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया, आधार को भी मतदाता सूची बनाने में पहचान की तरह देखा जाता है, अब उसे हटा लिया गया, यह तो मनमाना है। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 7,50,00,000 मतदाता हैं। अब बड़े पैमाने पर उन्हें कम करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने खुद जो मतदाता पहचान पत्र जारी किया था अब उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे। इस पर जस्टिस धुलिया की ओर से कहा गया कि हम हाईवे पर हैं, आप गलियों में मत घुसिए। फिर जस्टिस बागची कहते हैं कि आपकी मुख्य दलील यही लग रही है कि आधार और वोटर आई कार्ड को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी टोकते हैं और उनका कहना है कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तब जज की ओर से कहा जाता है कि आपको प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए थी। इस पर ईसी के वकील ने जवाब दिया कि पहले प्रक्रिया पूरी होने दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अभी से आशंका जताना पूरी तरह से गलत है। इस पर जज साहब कहते हैं कि समस्या यह है कि एक बार लिस्ट बन गई तो कोई भी कोर्ट उसे नहीं छुएगा। इसके बाद बहस में कपिल सिब्बल की एंट्री होती है। सिब्बल की ओर से कहा जाता है, मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला होता कौन है। तब जस्टिस धुलिया कहते हैं, क्या चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि अयोग्य व्यक्ति वोट नहीं डाल सके।
इसके लिए नागरिकता की जानकारी लेना जरूरी है। सिब्बल फिर कहते हैं कि नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर डाला जा रहा है। आयोग को किसी को बाहर करने से पहले बताना होगा कि क्यों उसे नागरिक नहीं माना गया। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई कि कुल 90 दिनों का वक्त है, उसके बाद भी प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। छूटे हुए लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी ईसी स्वीकार करे। इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है। अब इस पूरे मामले पर सियासत का अगला रंग क्या रहने वाला है, इसका इंतजार हमें करना होगा, लेकिन फिलहाल बयानबाजी इस मुद्दे पर जारी है। मैं समझता हूं कि ये दस्तावेजों को लेकर के एग्जैक्ट जो लाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, आई मस्ट रेफर टू दैट जी। Prima facie, we believe that election commission must consider the inclusion of Aadhaar, EPIC and ration card। देश प्रदेश का मामला है, निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसका भी हम सबको इंतजार करना चाहिए। रही सवाल विपक्ष के मेरे भाई लोग कहीं ना कहीं ऐसी अफवाहें भी फैला रहे हैं, जो अफवाह होता जा रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट है, लिस्ट के बाद भी जो रह जाएंगे, ऐसा नहीं कि वंचित होंगे, उनको कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। उस पर बातें चल भी रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 3 महीने का वक्त ही बाकी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में महागठबंधन ने वोटर लिस्ट समीक्षा के विरोध में बंद का आयोजन किया। बंद की सफलता असफलता को लेकर पक्ष विपक्ष के दावों से अलग 3 खबरें निकली, जिसने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। पहली खबर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी तेजस्वी के मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी खबर, आरजेडी के जिला लेवल के नेता आग लगाने वाला बयान दे रहे हैं। तीसरी खबर है, राहुल तेजस्वी के रथ पर फ्रंट लाइन में कोई भी मुस्लिम नेता नहीं दिखा। पप्पू यादव और कन्हैया वाली कंट्रोवर्सी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की भी इसमें एंट्री हो गई है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि कल बंद के दौरान कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, उसने लालू राबड़ी राज की याद दिला दी। ये बीजेपी के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको इसके सियासी नफा नुकसान के बारे में देंगे जानकारी। लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, उसे वही समय आ गया है। आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई परसेंट को वोट गिराने जा रहा है और उस पर बदतमीजी से बात करें, इज्जत से बात करें। ऐसा ना हो पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। सियासी माहौल खराब करने वाले आरजेडी से जुड़े नेताओं के 4 अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नेताजी साल 1990 का जिक्र करके धमकी देते हैं। दूसरे वीडियो में आरजेडी के कार्यकर्ता स्कूटी से जा रही महिला से बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। तीसरे वीडियो में आरजेडी वाले एक दुकानदार को दुकान के अंदर ही बंद करते दिखाई देते हैं। और चौथा वीडियो बिहार बंद से पहले का है। इस वीडियो में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे का जिक्र करता है। जिस वीडियो में आरजेडी का एक नेता बिहार बंद के दौरान सड़क पर बैठकर 1990 का जिक्र कर रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, वो वीडियो दरभंगा का है। पार्टी के ऐसे नेताओं का वीडियो तेजस्वी यादव को जरूर देखना चाहिए। बंद के दौरान देश में कहीं भी इमरजेंसी सेवाओं को छूट होती है, लेकिन आरोप है कि दरभंगा में आरजेडी के समर्थकों ने न सिर्फ एम्बुलेंस का रास्ता रोका बल्कि रोड पर लंबा जाम लगा दिया। सैकड़ों लोगों को जबरन रोका गया। यहां तक कि कैमरे के सामने ही आरजेडी का ये लोकल नेता, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आम लोगों से, पब्लिक से बदसलूकी भी करता दिखा।
आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई पेशेंट को वोट गिराने जा रहा है और उस पर बदतमीजी से बात करें, इज्जत से बात करें। ऐसा ना हो पास कर देंगे, 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। ऐसा ना हो पास कर देंगे, 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। जिस आरजेडी नेता ने गाली देते हुए 1990 का जिक्र करके लोगों को धमकाया, उसका नाम बलदेव राम है। बलदेव आरजेडी का दरभंगा जिला उपाध्यक्ष है। बलदेव राम ने अपने बयान को लेकर जो सफाई दी है वो भी सुन लीजिए। अभी वर्तमान में एनडीए गठबंधन के बिहार में सरकार है, फिर जो है कि दलितों को कुर्सी पर बैठने से वंचित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इनको वोटर लिस्ट से नाम हटा करके वोट गिराने से भी वंचित करना चाह रहा है। तो हमने बोला है नहीं तो मैं 90 की याद दिला दूंगा। यानी कि मेरे कहने के मतलब है कि मैं 90 में जिस तरह से कुर्सी पर बैठते थे उस तरह से बैठे हुए मैंने बोल करके जाके हमने अपने विजुअल में देखे होंगे कि जा करके बोल करके और कुर्सी पर बैठ गया। जब नेताजी को इस बात का एहसास हुआ कि ये वाला बयान तो मेरा उल्टा पड़ गया, तो देखिए अब सफाई में किस तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन धमकी भरे अंदाज में वो क्या कहना चाहते थे वो तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। बहुत से लोगों को, या यूं कहें कि नई पीढ़ी को 1990 के दौर के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि उस दौर को बीते 30-35 साल हो चुके हैं। 1990 के दशक में बिहार जातीय हिंसा के लिए बदनाम था। उस वक्त का जिक्र करके आरजेडी के नेता ने बीजेपी जेडीयू को मौका दे दिया है। जंगल राज के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए, समझ में आ जाएगा कि जंगल राज किसे कहते हैं। हाजीपुर से आई ये तस्वीर बताती है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कैसे बंद के नाम पर गुंडागर्दी की। एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, बंद समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। न सिर्फ लौटने पर मजबूर किया बल्कि जबरदस्त तरीके से हूटिंग की गई। बंद समर्थक आरजेडी के 1-2 कार्यकर्ता लड़की को मजबूर करके बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। अब अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो देखकर आप और ज्यादा परेशान होंगे। पटना से हाजीपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक महिला दारोगा अपनी निजी गाड़ी से जा रही थी। उनकी गाड़ी को भी बंद समर्थकों ने रोक दिया। ड्यूटी पर जा रही पुलिसकर्मी को बंद समर्थकों से मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन ये नहीं माने और फिर उनको भी वापस लौटना पड़ा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में आने पर माई बहन योजना चलाने का ऐलान कर रखा है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता बंद के बहाने सड़कों पर मां बहन से कैसा सुलूक कर रहे हैं, ये देख लें। क्या आप लोगों के लिए मां बहनों का यही सम्मान है? बिहार में आरजेडी के नेता का एक और बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता खुलेआम जातीय हिंसा को भड़काने वाला बयान दे रहा है। पहले वो बयान सुनिए। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। ये बयान मंगलवार का है। गया के अतरी में मुनारिक यादव नाम का ये नेता, जो कि इलाके की मुखिया का पति है, मंच से भूरा बाल साफ करो का विवादित बयान दे रहा है। काले और सफेद बाल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में भूरा बाल भी है। बिहार की सियासत को जानने वाले दावा करते हैं कि लालू यादव ने यह शब्द अपने सियासी फायदे के लिए इजाद किया था। भूरा बाल में भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला होता है। बिहार में लालू यादव ने जब अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उस दौर में यह नारा सुना गया था। इस नारे का मतलब यह हुआ कि जो अगड़ी जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला यानी कि कायस्थ, उसे साफ करो यानी कि खत्म करो। अब इस विवादित शब्द को आरजेडी विधायक के मंच से एक बार फिर से कहा गया, वो भी तब जब चुनाव में 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी है।
एनडीए के नेता इस बयान को जातीय विद्वेष को बढ़ाने वाला बता रहे हैं। फिर से जो है जातीय उन्माद फैलाने के उनको लग रहा है कि चुनाव में उनकी जो मंशा है वो सफल नहीं हो पा रही है। फिर से 1990 से 2005 वाला माहौल वो पैदा करना चाहती है। ये जातीय उन्माद फैलाने की बात है। इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फिर जहर उगला जा रहा है, वही जहर, वही जहरीली सोच, वही विभाजनकारी राजनीति। आरजेडी की सभा में एक बार फिर खुलेआम भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया गया, जिस नारे ने कभी बिहार को जातीय आग में झोंका था, आज उसी को फिर से जिंदा किया जा रहा है। अतरी में मंच से जिस वक्त मुनारिक यादव नाम के नेता ने बयान दिया, उस वक्त आरजेडी के विधायक रंजीत यादव मंच पर मौजूद थे। कायदे से उन्हें इस बयान को लेकर तभी टोकना चाहिए था, लेकिन तब उन्होंने इस पर मजे ले लिए। अब जब मामला बढ़ चुका है, विवादित हो चुका है, तो फिर अब सफाई दे रहे हैं। वो अपने वक्तव्य को रखने के दौरान जो क्षम्य नहीं है वैसी भाषा का उपयोग किए। मैंने उनको रोकने का भी बहुत प्रयास किया। वक्तव्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं वैसे वक्तव्य का घोर निंदा करता हूं। दरअसल भूरा बाल साफ करो बिहार की सियासत का वो स्याह पन्ना है जिसका जिक्र लालू यादव के राज में जातीय उन्माद के लिए किया गया था। ये वो दौर था जब बिहार में रणवीर सेना बनाम नक्सलियों की खूनी जंग होती थी। 90 के दशक के बिहार पर बीजेपी ने एक वीडियो तैयार किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने दिया। इसका जिक्र कई पुराने पत्रकार करते रहे हैं। आरजेडी के नेता ने भी मंच से किया है। हालांकि खुद लालू यादव अपनी आत्मकथा में इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। उनका दावा है कि ये शब्द मीडिया की देन है, लेकिन बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बात तो खुलेआम नहीं कही गई, लेकिन बताया जाता है कि लालू ने सवर्ण जाति के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारा तैयार किया था, भूरा बाल साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार और पूर्व सांसद रंजन यादव इसकी पुष्टि करते हैं। वीपी सरकार के मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू यादव ऊंची जाति की आलोचना करने के लिए इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते थे। लालू के इस विवादित नारे की नीति का ही नतीजा था कि उस दौर में बिहार विकास की राह से भटककर जाति के जाल में उलझ गया था। जिस 90 के दशक में लालू ने यह नारा दिया, वो 90 का दशक बिहार के इतिहास का काला अध्याय ही कहा जाएगा, जहां सियासी फायदे के लिए प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंका गया था। अपराध बिहार का पर्याय बन गया था। लूट, हत्या, अपहरण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया था। अभी आरजेडी सत्ता में आई नहीं है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता 90 के दशक का जिक्र करके बिहार के लोगों को धमकाने में लग गए हैं। जातीय उन्माद की जुबानी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 90 के दशक का बिहार कैसा था, उसका जिक्र संतोष सिंह की किताब में मिलता है, जिसमें वो आगे लिखते हैं कि 1991 से 2001 के बीच बिहार में 58 नरसंहार हुए, जिसमें 343 दलित, ओबीसी, खेतीहर मजदूर और 128 सवर्ण जमीन मालिकों सहित 566 लोग मारे गए थे। अकेले 1997 में राबड़ी देवी के सीएम बनने के बाद 12 नरसंहार हुए, जिसमें 130 लोगों की जान गई। ये वो दौर था जब राज्य में कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा था। अपहरण और नरसंहार तो जैसे हर रोज की बात हो गई थी। सरकार कुछ नहीं कर रही थी। और अब जिस तरह के बयान और जिस तरह का उन्माद आरजेडी के समर्थक पैदा करने की कोशिश में है, तो एनडीए के नेता आरजेडी को घेरने में लग गए हैं। बाकायदा बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है। हम आह्वान करते हैं आम लोगों को कि जो भूरा बाल साफ करने की बात कहे हैं और उसको फिर दोहरा रहे हैं, तो ये भू है, रा है, बा है, ला है, वो सब समझें इस चीज़ को। उनके सामने ये है
एक परीक्षा कि क्या करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो भूरा बाल साफ नहीं करेंगे लोग, बल्कि अपने साफ हो जाएंगे यदि भूरा बाल के लोग समझ गए तो। गलत बात है। पूरा बिहार सबका है, बिहार की खूबसूरती रहे। देश के अंदर बिहार का सम्मान यही है कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग भी कहने वाले हैं या कहे हों तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भूरा बाल को लेकर ये जो सियासत नए सिरे से अपने फन फैला रही है, कहां पर जाकर खत्म होगी? आरजेडी के कार्यकर्ता क्या इस नारे को फिर से चुनावी मैदान में लेकर आएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बिहार से ही है, लेकिन सवाल यह है क्या तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से सियासी खुन्नस निकाली है? क्या तेजस्वी ने कन्हैया कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की है? जब से इन दोनों नेताओं को ट्रक पर यानी कि राहुल तेजस्वी के मंच पर चढ़ने से रोका गया, तब से बीजेपी कुछ इसी तरह के आरोप लगाकर निशाना साध रही है। तस्वीरों की हमने भी पड़ताल की और देखकर यही लगता है कि किसी ने जानबूझकर इन दोनों नेताओं को मंच पर चढ़ने से रोक दिया। पहली तस्वीर में पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने से रोका जा रहा है। दूसरी तस्वीर में कन्हैया कुमार को सुरक्षाकर्मी ट्रक पर चढ़ने नहीं दे रहे। बुधवार की इन दो तस्वीरों ने बिहार की राजनीति को गर्मा रखा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह का विश्लेषण करने में जुटे हैं। पप्पू यादव जब ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे ठीक पहले सांसद संजय यादव ट्रक पर चढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। पप्पू यादव को रोकने के 40 सेकंड बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और फिर उनके पीछे विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ट्रक पर चढ़ जाते हैं। दोनों को कोई नहीं रोकता। मतलब साफ है कि ट्रक पर भीड़ कोई मुद्दा नहीं था। साफ संदेश था कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने देना है। पप्पू यादव निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगला वीडियो देखिए। पहले वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ट्रक पर चढ़ रहे हैं। उनके ठीक पीछे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा चढ़ते हैं और इन दोनों के पीछे कन्हैया चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी हाथ से धक्का देते हुए रोक देता है। सियासी संयोग देखिए कि जिन दोनों नेताओं को ट्रक पर चढ़ने और राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मौका नहीं मिला, उन दोनों ही नेताओं को तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर पसंद नहीं करते। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करते हुए लिखा है, द जोक इन बिहार इज, एक समय में मंच पर सिर्फ एक ही पप्पू रह सकता है। कन्हैया और पप्पू यादव जैसे लोग भी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति क्यों इस तरह के लोग को स्वीकार कर रहा है? थोड़ा सा भी, हमेशा हम कहते हैं कि सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। पप्पू यादव पिछले साल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन तेजस्वी ने वीटो लगाकर कांग्रेस को सीट नहीं दी। पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो उन्हें हराने के लिए 5 दिन पूर्णिया में ही तेजस्वी कैंप करके बैठ गए थे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जाता है कि तेजस्वी ने बाकायदा मंच से पप्पू यादव को हराने की अपील तक कर दी थी। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात है। बावजूद इसके पप्पू यादव चुनाव जीत गए, लेकिन अब भी शायद लालू परिवार के दिल में वो जगह नहीं बना पाए। जबकि कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी के वीटो की वजह से ही बेगूसराय से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लड़ने के लिए दिल्ली भेजा गया। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के कुछ नेताओं को अगर पसंद नहीं करेंगे तो बिहार में एकजुटता से चुनावी मैदान में कैसे उतरेंगे? आगे अब क्या रहती है स्थिति, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है उसकी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अपवित्र बर्ताव से सावन के पवित्र रंग में अभी से भंग पड़ता दिख रहा है। कल तक कांवड़ रूट को झूठ और थूक से बचाने का शोर था, लेकिन अब कांवड़ को खंडित होने से बचाने पर जोर है। सवाल यह कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सावन के शत्रु हैं? वो कौन लोग हैं जो सावन को पावन नहीं रहने देना चाहते? ऐसे लोगों को बस थोड़ी देर में करेंगे बेनकाब, लेकिन अभी ऐसे लोगों से जनहित में एक गुजारिश है, सावन को पावन रहने दो। सावन के पहले सोमवार से पहले ही जगह जगह कांवड़ को
खंडित करने के मामले सामने आ रहे हैं। नई घटना मुजफ्फरनगर में दिल्ली के उस जत्थे के साथ घटी है जिसमें 8 से 10 लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर इन्हें एक बाइक सवार शख्स ने टक्कर मार दी। इस पर कांवड़िए भड़क गए और बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बाइक सवार दूसरे समुदाय का था और उसने जानबूझकर गंगा जल को अपवित्र करने के इरादे से कांवड़ियों को टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हरिद्वार से दोबारा पवित्र गंगा जल लाने के लिए पुलिस की एक टीम भी भेजी गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी ऐसा ही वाकया सामने आया जब एक कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिस पर गुस्साए कांवड़ियों की टोली ने कार में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। कार सवार राजीव नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया तो पता चला कि वो शराब के नशे में धुत था। तीसरी तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। आरोप है कि हरिद्वार से पंचकुला जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी पर कुछ लोगों ने शराब की बोतल रख दी। इस पर आपत्ति जताई गई तो बदमाशों ने कांवड़ियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। सावन यानी भगवान शिव का महीना, जो नीलकंठ भी कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकले धधकते विष को पीकर देवताओं और राक्षसों दोनों को बचाया था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ना जाने क्यों झूठ के नकाब में सावन के पावन महीने में द्वेष का जहर घोलने पर तुले हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सावन के आगमन से पहले शुद्धता पर जोर है, लेकिन सच ये है कि यूपी में शहर शहर ढाबों के नाम में मिलावट का शोर है। यकीन न हो तो मुरादाबाद के इस नीलकंठ ढाबे को ही देख लीजिए। शुद्ध शाकाहारी का दावा और घर जैसे स्वाद का वादा नीलकंठ ढाबे की पहचान थी, इसलिए क्योंकि अब ढाबा मालिक शराफत ने इसे महीने भर के लिए बंद करने का फैसला लिया है। सवाल ये कि ढाबे को बंद करने की नौबत क्यों आन पड़ी, तो इसकी वजह है इसके मालिक की असली पहचान, जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुआयने के दौरान उजागर हो गई। दरअसल मुरादाबाद के सहायक खाद्य आयुक्त दल बल के साथ ढाबे पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक का QR कोड वाला स्टिकर चस्पा करने पहुंचे तो पता चला कि नीलकंठ ढाबे के मालिक का नाम शराफत है। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी मुस्लिम को अपने ढाबे का हिंदू नाम रखने से रोके, लेकिन सावन के महीने में कोई बखेड़ा ना हो, ऐसे में ढाबे के मालिक को नाम बदलने या फिर फिलहाल शटर गिराने के 2 विकल्प दिए गए। इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट एक्ट यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। अधिकारी के आदेश पर ढाबा मालिक ने फौरन अमल किया। जहां जहां नीलकंठ लिखा था उसे पेंट से पोत दिया, साथ ही ढाबे को महीने भर के लिए बंद भी कर दिया। सर फूड अधिकारी आए थे, बताया कि आप नाम लिखो अपना, ये नीलकंठ है तो अपना नाम भी लिखो और बोर्ड यही रहने दो पर अपना नाम लिखो। और ये भी कि आप मुसलमान हो और ये नीलकंठ चला रहे हो तो अपने नाम से चलाना है, इस वजह से हमने हटा दिया। हाँ आप बंद कर देंगे, इस महीने बंद कर देंगे। पूरा सावन का महीना बंद रहेगा जी। सावन के महीने में यूपी के कांवड़ियों की पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए हर ढाबे पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भोजन की अपवित्रता की शिकायत सीधे सरकार से की जा सके। QR कोड वाले इस स्टिकर पर होटल मालिकों के लिए अपने प्रतिष्ठान का नाम पता साफ साफ शब्दों में लिखना भी जरूरी है, जिसकी वजह से मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे के मालिक शराफत का सच सामने आ गया, जिस पर अब राजनीति के दोनों खेमों में जुबानी तलवारबाजी भी जमकर हो रही है। पहले तो ये बताएं कि ये QR कोड नौकरियों के भी लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे? ईद और दिवालियों के ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे। कांवड़ यात्रा सुगम हो, सुचारू हो, व्यवस्थित हो, ऐसी 4 चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करने का काम किया गया। ढाबों की जांच पड़ताल का काम शासन प्रशासन का है। यूपी के मुख्य सचिव खुद इसका ऐलान कर चुके हैं। नहीं वो नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि FSSAI के लोग इस चीज को इंश्योर, और बाकी कोई चीज, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कुछ लोगों और संगठनों को सुर्खियों में आने की ऐसी लत लगी है कि वो खुद को सरकार समझने की भूल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है हिंदू रक्षा दल, जिसके बैनर तले कुछ लोग गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर
दुकानदारों की पड़ताल करने पहुंच गए, लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस ने फौरन हिंदू रक्षा दल वालों को उनकी हद बता दी। निवेदन है आपसे, हमने कहा अब हमारे ऊपर छोड़ देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर लेंगे। इस तरह जितने भी होटल वगैरह हैं हमारे यहाँ, उसमें सब में लिखा जा रहा है प्रोप्राइटर, ये नाम, उनका मोबाइल नंबर और ये सब चीजें। एबीपी न्यूज ने सावन की पवित्रता के इन स्वयंभू ठेकेदारों से पूछा कि पुलिस प्रशासन का काम वो क्यों कर रहे हैं, तो जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। बिल्कुल हम पुलिस की बात से सहमत हैं, ये पुलिस का ही काम है, हम चाहते हैं पुलिस करे ये काम। अगर प्रशासन सही तरीके से कार्य करेगा तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। किन लोगों से खतरा है, सीधी सी बात है, आपको पता ही है, मुस्लिमों से खतरा है। 25 करोड़ है देश में मुसलमान, सबसे खतरा है, सबसे खतरा है। सावन आते ही हर साल यूं ही कुछ लोग अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें मुजफ्फरनगर वाले स्वामी यशवीर सबसे आगे रहते हैं। माना कि नाम और पहचान छिपाकर ढाबे और होटल चलाना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तो ये भी नहीं है कि सावन के पावन महीने में पवित्रता के नाम पर समरसता में अपवित्रता का जहर घोले। आगे बढ़ते हुए अब बात धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की। सबसे पहले तो छांगुर की पूरी तस्वीर देखिए जो आज ही सामने आई है। पकी हुई दाढ़ी, फकीरों जैसा लबादा, आंखों पर मोटा चश्मा और लड़खड़ाती हुई चाल। लेकिन इसकी 78 साल की उम्र पर आप मत जाइए, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। ये जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें मुसलमान बनाने के बड़े मजहबी रैकेट का ये शख्स मास्टरमाइंड है। और इसी के पीछे नसरीन को भी देखिए, वो लड़की जो कभी सिंधी हिंदू हुआ करती थी। छांगुर ने सबसे पहले इसे और इसके पति को मजहबी जाल में फंसाया, इसे नीतू से नसरीन बनाया और इसके बाद से धर्मांतरण के खेल में ये नसरीन ही इसका सबसे बड़ा मोहरा थी, जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर छांगुर के पास लाती और फिर उनसे भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। छांगुर के मजहबी छल वाले उन खुलासों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें देखकर दिमाग झन्ना जाएगा। खुद को पीर फकीर बताकर ये मजहबी धंधेबाज हिंदू धर्मांतरण का कितना बड़ा खेल खेल रहा था, कहां से फंडिंग ले रहा था, कितने हिंदुओं पर जाल फेंक चुका था और देश की डेमोग्राफी बदलने का इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। यही राज खोलने के लिए यूपी एटीएस ने छांगुर और नसरीन को आज रिमांड पर ले लिया है। लेकिन खुलासों से पहले छांगुर के अवैध साम्राज्य का सर्वनाश भी दिखा देते हैं। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर के धर्मांतरण हेडक्वार्टर का बाकी अवैध हिस्सा भी बुलडोजर ने उखाड़कर फेंक दिया। छह बुलडोजर ने आज तीसरे दिन पूरा काम कर दिया, यानी कि काम फिनिश। छांगुर की यह हवेली नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी। 5 बीघे के इस कैंपस में 70 कमरे थे, 40 कमरे अवैध थे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना रखे थे। 4 दीवारी पर कटीले तार लगाए गए थे जिसमें करंट रहता था ताकि कोई भी घुस ना पाए। और इन 70 कमरों में सारे रईसी के शौक अयासी के बंदोबस्त थे। लेकिन बुलडोजर ने 3 दिन में इसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर अंगूठियां बेचने वाले जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्लाह शाह उर्फ छांगुर ने कब हिंदू धर्मांतरण की साजिश शुरू की, कैसे करोड़ों का आसामी बना, यह गुत्थी ईडी भी सुलझा रही है। छांगुर पर विदेशी फंडिंग लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप भी दर्ज है। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर के पास 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आए थे। ये 106 करोड़ रुपए 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा हुए। एफआईआर में दर्ज है कि छांगुर ने कुछ वर्षों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। ये पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में कमाया गया। इन पैसों से घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई गई। ईडी ने छांगुर पर आरोपों का सारा चिट्ठा यूपी एटीएस से ले लिया है। दुबई और शारजाह से फंडिंग की बात जांच के दायरे में है। इसके लिए छांगुर के 40 खातों की डिटेल्स निकाली जा रही है। देखिए, आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी।
साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मधुपुर गांव में अपने अवैध अड्डे के पास इसी चांद औलिया दरगाह से छंगुर ने धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। खुद को पीर बताकर यहीं से हिंदुओं को फंसाने और उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाने के लिए बरगलाना शुरू किया था। छंगुर उर्फ जलालुद्दीन शिजरे तैयबा के हवाले से तकरीरें करता। चांद औलिया दरगाह पर भीड़ में ज्यादातर गरीब हिंदू दलित होते थे। छंगुर ब्रेन वॉश करता और कहता था कि इस्लाम में ही हर दुख की दवा है। छंगुर बलरामपुर के आसपास भी कई कार्यक्रमों को आयोजित करता था। इन कार्यक्रमों में भीड़ जुटाकर इस्लाम कबूलने के लिए उन्हें प्रेरित करता। गरीब हिंदुओं की भीड़ जुटाने में छंगुर के कई रिश्तेदारों के साथ नीतू उर्फ नसरीन का भी बड़ा रोल था। नीतू खुद के नसरीन बनने की कहानी बताकर हिंदू लड़कियों को बरगलाती और चमत्कार का झांसा देकर छंगुर के पास लेकर आती। और इतना नहीं, छंगुर ने हिंदू लड़कियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से टारगेट सेट करके उनके धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई हुई थी। होटलों के रेट कार्ड की तरह धर्मांतरण की रेट लिस्ट आपने पहले नहीं सुनी होगी। जलालुद्दीन और छंगुर के नेटवर्क ने इसमें ब्राह्मण लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए रेट फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण का यही 15 से 16 लाख रुपए का रेट उसे क्षत्रिय राजपूत लड़कियों को मुसलमान बनवाने के लिए तय कर रखा था। वहीं पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी वर्ग को हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करता तो उसके लिए बाकायदा 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स था। हिंदू जातियों यानी एससी एसटी की लड़कियों का जब धर्मांतरण करवाता तो उसके लिए रेट लिस्ट में कीमत 8 से 10 लाख रुपए रखी गई थी। यह अपने आप में हैरान करने वाला है कि धर्मांतरण का भी बाकायदा रेट कार्ड बनाया गया था। और ये रेट लिस्ट भी सवाल पैदा करती है कि हिंदू धर्मांतरण के लिए छंगुर को ऐसी कितनी विदेशी फंडिंग मिल रही थी। क्या इसी फंडिंग की बदौलत उसने दरगाह के पास से हिंदू धर्मांतरण का करोड़ों का अवैध हेडक्वार्टर खड़ा किया था। छंगुर बाबा से ये कि पहले तो अपनी पहचान छुपाई, जैसी पहचान उनकी जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी आस्था के अनुसार सब कुछ होगा। फिर अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी और उम्मे रकीवा की दोस्त है नीतू नसरीन, तो वो उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक छंगुर की धर्मांतरण गैंग ने 3 से 4 हजार हिंदुओं की लिस्ट बना रखी थी जो सॉफ्ट टारगेट थे। दावा किया जा रहा है कि 40 हिंदुओं का धर्मांतरण करा भी चुका था। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। छंगुर और नसरीन को रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस को इस धर्मांतरण रैकेट के सारे मंसूबे पता करने हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों की रिमांड मांगते हुए अदालत में जो दलीलें दी गई हैं उसके मुताबिक जलालुद्दीन बलरामपुर और आसपास की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। यह एटीएस की दलील है। बलरामपुर नेपाल सीमा के पास है, जहां मदरसों की गतिविधि संदिग्ध रही है। छंगुर धर्मांतरण बढ़ाकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। छंगुर का मंसूबा बलरामपुर में इस्लामिक सेंटर और मदरसा बनाने का भी था। हिंदू धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में 9 आरोपी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी सिर्फ 4 की हुई है। छंगुर पर यूपी एटीएस ने नवंबर 2024 में एफआईआर की थी, लेकिन गिरफ्तारी 5 जुलाई को हुई, जब छंगुर और नसरीन लखनऊ के स्मार्ट रूम होटल में बाप बेटी की पहचान बताकर छिपे हुए थे। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात देश के एक पॉश इलाके की। वैसे नाम गुड़गांव, जो बाद में गुरुग्राम हो गया। दिल्ली से सटा एकदम हाईटेक शहर, लेकिन मौसम की शुरुआती बारिश ने ही ग्लोबल सिटी गुरुग्राम की हालत ऐसी बना दी है कि आज की तारीख में समझ नहीं आता कि इसे गुरुग्राम कहें या फिर डूबग्राम।
बहुत बुरा हाल है। कहीं पे भी प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था तो है ही नहीं बिल्कुल। ये पहली बारिश है गुड़गांव की। ये बात सही है, किसी शहर की पहचान शहर के लोगों से होती है, लेकिन गुरुग्राम की पहचान पर बारिश हमेशा से बट्टा लगाती रही है और इस शहर की पहचान ही पानी बन चुकी है। जुलाई की पहली मानसूनी बारिश ने गुरुग्राम को किसी नदी तालाब में तब्दील कर दिया है। नकारे सिस्टम की पोल खोलने वाली यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मिलेनियम सिटी कह लो, साइबर सिटी बोल लो या हाईटेक हब, ये सभी नाम गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस हाईटेक शहर की असली पहचान बारिश के दिनों में डूबती जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, लगेगा ये जलमग्न होता शहर है। बारिश के दिनों में इस शहर में जान जा रही है। गुरुग्राम में काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। बरसात ज्यादा होने के कारण पानी भरा था चारों तरफ, तो बाइक से जा रहा था, वो बाइक शायद खराब होगी या फिर गिर गई, तो पोल था बिजली का, उससे करंट लग के उसको डेथ होगी। बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है इसमें। ग्लोबल सिटी गुरुग्राम बारिश के दिनों में वाटर पार्क में तब्दील हो रहा है। यहाँ का पूरा सिस्टम पानी में डूबता दिख रहा है। इस बात का अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। कहीं ट्रक गड्ढे में धंसा हुआ है तो कहीं तेज बारिश गुरुग्राम की व्यवस्था की पोल खोल रही है। सड़कों पर लगा जाम बारिश के साइड इफेक्ट साफ दिखा रहा है। गुरुग्राम साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी नाम से मशहूर है, लेकिन बारिश के बाद ये शहर ट्रैफिक जाम सिटी में बदल गया है। यहाँ बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का जाल फैला हुआ है, लेकिन इन दिनों डूबता शहर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन बारिश में यहाँ के खस्ता हाल अर्थतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, सड़क में मानो खाई बन गई हो। यहाँ साउदर्न पेरिफेरल रोड पर भारी बारिश के बीच ट्रक सड़क के भीतर समा गया। तस्वीरें अपने आप में हैरान कर रही हैं कि कैसे कितनी बड़ी खाई नुमा जो स्थिति है इस वक्त एसपीआर रोड यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड पर हो गई है। बहुत बड़ा कई जो मीटर का ये गड्ढा है यहाँ पर हो गया है। ये वही जगह है जहाँ करीब 15 दिन पहले सीवर लाइन डालने का काम पूरा हुआ था। काम के बाद जल्दबाजी में ऊपर से सड़क बिछा दी गई थी। गुरुग्राम के लोगों की समस्या बारिश नहीं, बल्कि बारिश के बाद भीगता सिस्टम है जो उनकी परेशानियां नहीं सुलझा पा रहा। पीछे से बोला गया था कि पानी का सुधार किया जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पैर रखने की जगह नहीं है, पानी पानी है हर जगह। पूरे गुड़गांव में कहीं भी घूम के देख लो आप। कहने को सीट हाइपर ये वो है, पर यहाँ बिल्कुल हर एक पल्ले खुल गए उनके, जो क्लेम थे ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। सवाल उठता है कि आखिर साइबर सिटी के सत्यानाश के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो इलाका है ये सिविल लाइंस के पास का शहीद मेजर विकास यादव मार्ग है और अमूमन जब यहाँ पर आधे घंटे की भी अगर बारिश हो जाए तो पूरा इलाका पानी से भर जाता है। ये बादशाहपुर गांव है गुरुग्राम इलाके का और देखिए कैसे बारिश में लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर स्ट्रगल करके संघर्ष करके निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो गुरुग्राम पूरे देश की शान है, देश का बड़ा साइबर हब है, उसका बारिश के बाद कैसा सत्यानाश हो रहा है, इसका अंतर बताना कहीं से भी मुश्किल नहीं। सावन की शुरुआत से ठीक पहले ही शुरुआती बारिश में ये शहर बदसूरत दिखाई देने लगा है। बारिश के पानी में डूब जाने वाले गुरुग्राम में फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से लगभग 250 कंपनियों के ऑफिस हैं। गुरुग्राम में एक फ्लैट की औसत कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पॉश एरिया है। फिर भी रात भर जाम में फंसे रहे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है।
निकम्मे लोग हैं जीएमडी और एमसीजी में बैठे हुए, अपना काम नहीं करते हुए। ड्रेनेज सिस्टम की बुरी हालत है, लोगों की कारें बंद पड़ी हैं, बाइकें बंद पड़ी हैं, और ये एक बारिश हुई है, करीब 2.5 घंटे की बारिश हुई होगी बस, इसमें इतना बुरा हाल है प्रशासन का। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2016 में गुरुग्राम में लगभग 20 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसे गुरुजाम कहा गया। 2016 के महाजाम के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए 430 करोड़ रुपए खर्च किए। 2020 में यहाँ के नगर निगम ने लगभग 80 महत्वपूर्ण जल भराव बिंदुओं की पहचान की थी और उन्हें सुधारने पर काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन अधिकांश अस्थायी व्यवस्था ही साबित हुई। मतलब साफ है कि गुरुग्राम की शान को सिस्टम डुबोए जा रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में बात अब उस फिल्म की जिसकी रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स कल यानी 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से अपनी शिकायत लेकर केंद्र सरकार के पास जाने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जून 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस नाम के आरोपियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। जनहित मंत्र में रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।